इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत तेजी से बदलती जा रही है। यहाँ दिन नहीं बल्कि घंटों के आधार पर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं और जो सोशल फैब्रिक पॉलिटिक्स का है उत्तर प्रदेश में, उसमें दिन प्रतिदिन परिवर्तन के नए लक्षण दिखाई देते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश जो यूपी का एक मजबूत राजनीतिक गढ़ है, जहाँ की 120 असेंबली सीटें और 20 पार्लियामेंट्री सीटों वाले इस क्षेत्र में राजनीति दिनों दिन बदलती जा रही है। ये एक बेहद ताकतवर राजनीतिक इलाका है और इस इलाके के जरिए ही उत्तर प्रदेश और लखनऊ में लोग हुकूमत करते हैं। इन दिनों यहाँ पर एक नया राजनीतिक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिस पर आज हम सब यहाँ पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। किसान आंदोलन के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव आ रहा है, हमें इस बदलाव के राजनीति को समझना होगा, इसके सामाजिक प्रभाव पर भी चर्चा करनी होगी और ये समझना पड़ेगा कि ये किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में और विशेष तौर पर पश्चिम की राजनीति को किस प्रकार से परिवर्तित कर रहा है, किस प्रकार से बदल रहा है और नरेशन किस तरह से चेंज हो रहे हैं। एक नरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी के लिए था, उसमें किस प्रकार से अचानक बदलाव आ रहे हैं। आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि जो किसान आंदोलन लगभग मृतप्राय हो गया था, खत्म हो रहा था, उत्तर प्रदेश सरकार की एक गलती ने इसको जिंदा कर दिया, बल्कि इसको बेहद ताकतवर बना दिया। अब ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन गया है। न उगल पा रहे हैं, न निगल पा रहे हैं। गलती किसकी रही? यूपी सरकार की हैंडलिंग। वरना ये आंदोलन कब का समाप्त हो चुका होता, 26 जनवरी की घटना के बाद। लेकिन आप देख रहे होंगे कि पश्चिम में एक ट्रेंड शुरू हुआ पॉलिटिकली, किसान महापंचायत का। यह ट्रेंड किसने शुरू किया? राष्ट्रीय लोकदल ने शुरू किया, जयंत चौधरी ने शुरू किया। वो उन हर विधानसभा सीटों पे पहुंच रहे हैं, जिलों में नहीं, विधानसभा सीटों पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां उनकी पार्टी का कभी भी कोई भी जनाधार रहा है या उनकी पार्टी लड़ते हुए दिखाई दे रही है। वो हर उस विधानसभा क्षेत्र में, तहसील में पहुंच रहे हैं और किसानों के बीच खेती से जुड़े इन 3 कानूनों के खिलाफ एक अलख जगाए हुए हैं, एक मूवमेंट चला रहे हैं, एक आंदोलन चला रहे हैं। यह आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन से सर्वथा अलग है और यह एक राजनीतिक आंदोलन है जो चलाया जा रहा है। अब तक 17 से ज़्यादा बड़ी किसान महापंचायतों को एड्रेस कर चुके हैं जयंत चौधरी, और उनकी हर सभा में जो भीड़ आ रही है, जो किसान आ रहे हैं, और जो सोशल फैब्रिक मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान टूट गया था जाट गुर्जर मुस्लिम का, वो वापस जोड़ने की कोशिश चल रही है। इसमें कितनी राजनीतिक सफलता मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, ये चुनाव के वक्त पता चलेगा। लेकिन उनकी सभाओं में उमड़ रही भीड़ ये बताती है कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान बिल्कुल नहीं होगी। अब आ जाइए सेकंड प्लेयर, प्रियंका गांधी कांग्रेस को जिंदा करने की कोशिशों में लगातार लगी हुई हैं। अब उनको कितनी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी ये अलग विषय है, लेकिन प्रियंका गांधी भी 2 किसान महापंचायतों को संबोधित कर चुकी हैं। आने वाले दिनों में उनके और भी कार्यक्रम बागपत और मथुरा मुजफ्फरनगर की तरफ लगने वाले हैं। वो भी कोशिश कर रही हैं कि कांग्रेस को इस किसान आंदोलन या किसान अनरेस्ट के जरिए कांग्रेस को पश्चिम में खड़ा करने की कोशिश कर लें। कामयाबी कितनी मिलती है ये मैं नहीं जानता, लेकिन कोशिश इस आंदोलन के जरिए अपनी अपनी राजनीति को मजबूत करने की जरूरत है। और वैसे भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करती, कोई छोड़ती नहीं है, सिवाय बहुजन समाज पार्टी के। उनके लिए कोई भी मौका कोई मौका नहीं होता और बेमौके उनके लिए बहुत मौके होते हैं। इसका नाम बहुजन समाज पार्टी है, तो उनको इससे अलग करके देखिए। अब एक तीसरे प्लेयर की एंट्री हो रही है जो थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है। उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। जनाब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक यानी सुप्रीमो हैं। अब तक ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी में सिर्फ संजय सिंह ही उत्तर प्रदेश में खेल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में संजय सिंह उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं और चुनाव के वक्त केजरीवाल की एंट्री होगी, ऐसा मीडिया के लोगों का और पॉलिटिकल पंडितों का आकलन था, मीडिया वालों का।
लेकिन जैसे ही वह हवा बदलती हुई दिखी, जैसे ही अरविंद केजरीवाल को लगा कि यह माहौल भारतीय जनता पार्टी के प्रतिकूल है, खिलाफ जा रहा है, स्पेशली किसानों के क्षेत्र में, विशेष तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और यह इलाका भौगोलिक तौर पर दिल्ली से सटा हुआ भी है, तो क्यों न चल के मौके का फायदा उठा लिया जाए। तो अब तक राजनीतिक दल किसान आंदोलन में सीधी एंट्री करने से बच रहे थे, बट अरविंद केजरीवाल ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया कि 28 फरवरी को मेरठ में वो एक बड़ी किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे और किसानों के समक्ष कुछ प्रस्ताव रखेंगे, इस आंदोलन को गति देंगे। तो जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि बीजेपी और केंद्रीय हुकूमत को ये गलतफहमी थी, उत्तर प्रदेश सरकार को महा गलतफहमी थी कि ये आंदोलन को खत्म हो जाएगा। ये खत्म नहीं होने वाला आंदोलन है। यह आंदोलन को और ताकतवर कर दिया गया है। इस आंदोलन को अब अपोजिशन ने स्ट्रांग कर दिया है, बैकअप सपोर्ट भी दिया है, और इसका वो राजनीतिक लाभ भी लेंगे। और आज तक देश में जितने भी आंदोलन बड़े हुए हैं, सबका कोई ना कोई राजनीतिक फायदा उठाया गया है, ऐसा इतिहास है इस देश का। लिहाजा अगर अपोजिशन इस आंदोलन का फायदा उठाने आ रहा है तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। अचंभे की बात इस मौके का फायदा उठाने वाले प्लेयर कौन कौन से हैं, उनकी राजनीति को समझने का है कि वो यूपी को किस तरह से डिफाइन करना चाहते हैं। अब इसमें अगर कोई चक्रव्यूह में घिर गया है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के नेता अपने ही लोगों को समझाने में नाकाम हैं कि खेती से जुड़े 3 कानून के फायदे क्या हैं। जो बाल्यानों की सबसे बड़ी खाप है वही संजीव बल्यान के खिलाफ खड़ी हुई है। जाटों के जितने बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी को, मुंह छुपाए घूम रहे हैं अपने क्षेत्रों में, सार्वजनिक मीटिंगें नहीं कर पा रहे हैं। यह बात आपको नहीं बताई गई होगी। वो या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें भी पत्रकारों से झगड़ा करते हैं, और या बंद कमरे में बैठ के करते हैं। कितने बड़े बड़े ताकतवर नेता हैं बीजेपी के पास, यशस्वियों की फौज है। संजीव बल्यान, भूपेंद्र चौधरी, सुरेश राणा, चौधरी लक्ष्मी नारायण, जाटों के अपने को सुप्रीमो बताते हैं वो लोग, अशोक कटारिया, अश्वनी त्यागी, ये सब कहाँ हैं कुछ नहीं पता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि मामला गड़बड़ है। इसीलिए आज जेपी नड्डा ने, अभी जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, जेपी नड्डा इस वक्त उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अपनी पार्टी के नेताओं को, किसान नेताओं को दिल्ली बुला रखा है, ये जानने कि ये माहौल खराब क्यों होता जा रहा है, इसको ठीक कैसे किया जाए। तो केंद्रीय नेतृत्व की बीजेपी को ये चिंता है और उनको समझ में आ रहा है कि नुकसान का स्तर कितना बड़ा है, और अगर अपोजिशन ग्राउंड को हिट कर रहा है वो भी ताकतवर तरीके से, तो ये निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत अलार्मिंग बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने समाजवादी पार्टी के बारे में चर्चा क्यों नहीं की, कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ न करके भी वो बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक वफादार एलाई राष्ट्रीय लोकदल लगातार ग्राउंड में है और समाजवादी पार्टी उनका बैकअप है। रिसोर्सेज मोबिलाइज समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रहा है, और उसका फायदा समाजवादी पार्टी को आरएलडी की सीटों के जरिए होगा, क्योंकि ये दोनों गठबंधन में है। आरएलडी अगर बढ़ेगी तो उसका डायरेक्ट फायदा अगर कोई उठाएगा तो वो समाजवादी पार्टी। बिना हींग फिटकरी के इनका काम हो रहा है। तो राजनीतिक परिस्थितियां किस प्रकार से बदल रही हैं, उसका एक संक्षेप में मैंने आपके समक्ष एक परिदृश्य प्रस्तुत करने की कोशिश की। मैं चाहता हूं कि कुछ स्टेटमेंट आप सुने, फिर मैं एक बड़ी डिबेट को आगे खोलता हूं। आज बहुत बड़ा संकट है। जिस तरह के कानून थोपे जा रहे हैं, इससे पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। किसान को तो आज भी भाव नहीं मिलता, कल भी नहीं मिलेगा। किसान के कोई फायदे के लिए कानून नहीं है, चंद पूंजीपतियों के लिए बनाए गए, किसान का नाम इस पे थोपा जा रहा है। तीनों कानून किसान के लिए नहीं बनाए गए, ये इनके पूंजीपति मित्रों के लिए बनाए गए हैं। चाहे कुछ भी हो, बड़े से बड़े सरकारी उद्योग न हो, वो सब 2-3 जनों को बिक रहे हैं। इन कानूनों को रद्द कीजिए। जिन्होंने आपको सत्ता दी है उनका आदर कीजिए। 200 किसान इस देश के अंदर शहीद हो गए और प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर किसानों के लिए एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, किसानों के लिए 2 मिनट की संवेदना नहीं व्यक्त कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए गड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।
आंदोलन जीवी कह के आंदोलनकारियों का उन शहीद किसानों का मजाक उड़ा। तो आज की डिबेट को मैं आगे बढ़ाता हूं। भारतीय जनता पार्टी से अमित पुरी मेरे साथ मौजूद हैं, ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस से हैं, वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी से हैं, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, धर्मेंद्र मलिक भारतीय किसान यूनियन के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन है, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। भाई अमित पुरी जी, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये जो किसान महापंचायतें हो रही हैं, अभी तक तो सिर्फ जयंत चौधरी कर रहे थे, अंतिम चर्चा जब आपसे हुई थी, फिर मैंने देखा कि प्रियंका गांधी भी कोशिश करती हुई दिखी। अब तो अरविंद केजरीवाल ऑफिशियली ऐलान करके ताल ठोक के आ गए हैं कि 28 फरवरी को भी मेरठ में किसान महापंचायत करेंगे। आप लोग की पंचायतें कब होंगी? स्वागत है, चाहे जितनी पंचायतें हों, अच्छा है कि जब ये पंचायतें होंगी तो किसान भी जानेगा कि दिल्ली के अंदर कानूनों को नोटिफाई करने वाले अब पंचायतों और स्यापा जो कर रहे थे सिंधु बॉर्डर पे नोटिफाई करने के बाद, उसकी कलाई खुलेगी। पंचायतें होंगी प्रियंका गांधी की तो अच्छा लगेगा कि एपीएमसी एक्ट खत्म करने वाले अब किसानों के बीच में क्या बताने के लिए आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा जब समाजवादी पार्टी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पंचायत करेगी तो लोग जानना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर विभाग की कंसल्टेटिव कमेटी में मुलायम सिंह जी इन कानूनों के समर्थन में दस्तखत करके और अनुशंसा करके आए थे। लोकदल के साथ ही जब पंचायत कर रहे हैं तो लोग जानना चाहेंगे कि भाई सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, किसानों के सामानों को लाने ले जाने के लिए कितने किसान प्लेन और किसान ट्रेनें चलवाई थी। और यह भी जानने की कोशिश लोग करेंगे लोकदल से कि भाई दिल्ली का बंगले के लिए ही खाली मामला था कि किसानों के लिए भी मामला था। तो कुल मिलाकर के मुझे अच्छा लगा कि जब इस सारे मुद्दे के ऊपर चर्चा हुई तो हमने कहा कब तक रहेगी केरी पत्तों के पीछे, एक दिन सरे बाजार आना होगा, आए बाजार में मामला, तब खनक देखी जाएगी कि किसकी बात में आपको कितना है चिंता दम। नहीं हो रही है कि आपका जो सबसे ताकतवर दुर्ग यानी किला, उसमें सेंध लग गई है और विपक्षी दल ताल ठोक के आपको ललकार रहे हैं, और आपके सूरमा, आपके यशस्वी मंत्री लोग और बड़े बड़े लीडर अपने अपने बंगलों में छिपे हुए हैं, वो इन विपक्षियों को मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कारण क्या है? मैं चाहता हूं कि इनको मुंहतोड़ जवाब आप दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पूरी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में दौरे पे है। अभी पिछले ही प्रोग्राम में 8 दिन पहले मैंने आपको सारा वृत्तांत बताया कि किस किस प्रकार से आपने कहा बंद कमरों के स्वतंत्र देव सिंह हो चाहे अशोक कटारिया हो, ये सड़क मार्ग से भी यात्रा करते हुए अनेक कार्यक्रमों से गए। हर पार्टी की अपनी ये लोग रणनीति अपनी रहती बड़ी है। पंचायतों वो को अपनी- काउंटर क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो अपोजिशन कर रहा है? हर पार्टी को अपनी कार्यक्रमों को किस दिन और किस समय चलाना है, इसकी रणनीति उसे तय करनी है। सुझाव अच्छे हैं, अंगीकार किए जाएंगे। अब तो जिनको नहीं भी आना था वो भी आके मेरठ में केजरीवाल कह रहे हैं कि हम आएंगे और वहीं जवाब हाँ तो देंगे। आए ना तो लोग जानेंगे कि भैया ये जो डीएनडी फ्लाईओवर के दूर आपकी सेक्रेटेरिएट दूसरी तरफ बनी है, हाँ। उसमें ये 22 ओके। नवंबर 2020 को कैसे कानून लागू किए थे, जिन्हें काला कानून बना ओके। रहे थे, क्यों अब नोटिफाई किया था? आपके पुराने मित्र आईपी सिंह को मैं इस डिबेट में आमंत्रित स्वागत, करता हूं। स्वागत। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता स्वागत। हैं। भाई आईपी सिंह जी, अभी तक तो सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल ही कर रहा था वहां पर पंचायत, किसान महापंचायत सॉरी, और अब मैं देख रहा हूं कि कई और पॉलिटिकल पार्टीज भी आ रही हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इस किसान आंदोलन का अब ठीक से राजनीतिकरण हो गया है? देखिए, राजनीति को किसान आंदोलन से या किसानों से कैसे अलग किया जा सकता है? समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, दलित, वंचित, शोषित जो पिछड़ा तबका है उसका रहनुमाई करती है समाजवादी पार्टी। और आप सबको याद होगा कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को धरती पुत्र मुलायम सिंह के नाम से पुकारा जाता है। आप विश्वास करिए कि किसानों की समस्याओं को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी संघर्ष करती रही है, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण करके 19 वर्ष बाद 1996 के बाद 2017 में जो सफलता बीजेपी को मिली, आप विश्वास करिए बीजेपी का तंबू कनात
पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, अवध, सब जगह से उखड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी को फिर से 2 दशक लगेंगे। 2 दशक आईपी बाद सिंह जी, आपका तंबू बीजेपी कौन ने लगा रहा वापसी है? करी 2017 आप अपना में, तंबू न और लगा के 2022 आप के बाद राष्ट्रीय 2 लोकदल से दशक तंबू लगवा रहे हैं लगेंगे। अपना। और सवाल इस आप बात राष्ट्रीय में लोकदल से एक अपना मिनट तंबू मैं लगवा रहे हैं। करूंगा। किसानों के मुद्दे को कौन उठाता है? किसानों के मुद्दे को जो प्रधानमंत्री हैं वो व्यापारी परिवार में पैदा हुए, भारत के गृह मंत्री किसान के जगह वो व्यापारी परिवार में पैदा हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहाड़ पर पैदा हुए, और हमारे मित्र जो पुरी साहब बैठे हैं वो लखनऊ में पैदा हुए। उन्हें किसानों से क्या मतलब? उनको क्या पता कि जौ में एक पानी दिया जाता है या चने की जो फसल है या सरसों की फसल है उसमें पानी जरूरी होता है या नहीं होता? ये लोग क्या जाने किसानी के बारे में। और पीयूष गोयल मुंबई में पैदा हुए, वो चर्चा में शामिल होते हैं, वो किसानों को रोहित अग्रवाल, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जिसने कभी खेती नहीं करी, किसानी नहीं की, वो लाभ गिना रहा है, नोटेड। आपका टाइम ओवर, योर टाइम ओवर। रोहित अग्रवाल, ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन की आड़ में लगभग सिमट चुकी राष्ट्रीय लोकदल, ये जो किसानों की नाराजगी है उसकी राजनीतिक फसल काटने के लिए जयंत चौधरी इलाके इलाके में घूम रहे हैं, और ये आप अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं किसान आंदोलन की आड़ में, आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रिजेश जी, मैंने पहले भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी किसानों की बातें मान ले और हमारी राजनीति बंद कर दे, हमारी महापंचायतें बंद करवा दे। भाई इन्होंने तो एफआईआर भी दर्ज की हमारी महापंचायत करने पे, तो ये क्यों नहीं किसानों की बातें मान लेते हैं? भाई हमारा तो मुद्दा वही है कि आप किसानों की बातें मान लीजिए। अच्छा, ये कहते हैं कि हमने कृषि कानूनों से किसानों को आजाद कर दिया। असल सच्चाई ये है कि कृषि कानूनों से इन्होंने किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। अब आप देखिए, हम कैसे मान लें कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की हितैषी है जब ये पेट्रोल का रेट बढ़ाते हैं, डीजल का रेट बढ़ाते हैं, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ाते हैं, डीएपी का रेट बढ़ाते हैं, यूरिया के बैग में से 5 किलो चोरी कर लेते हैं, और उसके बाद गन्ने का मूल्य जब घोषित करने की बारी आती है तो इनके सांप सूंघ जाता है। और 4 साल से गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाने का काम किया इन्होंने, और ये कहते हैं हम तो किसान हितैषी हैं। आज इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा था, आपको एक मौका था गन्ने का रेट बढ़ा के किसानों को हितैषी अपना चेहरा दिखाने का, पर आपने क्या किया? फिर किसानों को धोखा देने का काम किया, और आपने 3 महीना लेट गन्ना किसानों का रेट घोषित करके मिल मालिकों का फायदा किया। अभी अमित पुरी छाती पीट पीट के कह रहे थे कि चौधरी अजीत सिंह जब उद्योग मंत्री थे तो उन्होंने क्या किया? अमित पुरी अब तक ज्ञान बढ़ा लो, अब अगली बार मत पूछना। चौधरी अजीत सिंह ने जो मिलों का दायरा था ना, वो 25 किलोमीटर से 15 किलोमीटर किया। उद्योग मंत्री रहते हुए भी उन्होंने किसानों की चिंता की। तुम्हारी तरह किसानों को ठगने का काम नहीं किया, और जो तुमने अपमान किया था, सम्मान के साथ पेश आइए, तुम तड़ाक के लिए इस डिबेट में जगह नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखिए और अपनी बात रखिए। ठीक है ब्रिजेश जी, मैं मानता हूं। मैं ब्रिजेश जी एक बात और बताता हूं आपको, बहुत अच्छी, मैं एक बात आपको और कहना चाहूंगा। जिस तरीके से मेरा आरोप है कि आप इस किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति कर रहे हैं, आप किसानों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, और गली गली जयंत चौधरी घूम के यही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ब्रिजेश जी, हम राजनीतिक दल हैं, राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और किसानों के मुद्दे पे राजनीति नहीं करेंगे तो क्या कंगना रनावत के मुद्दे पे राजनीति करते रहेंगे? और दूसरी चीज ये है कि अगर किसानों के साथ खड़े होने को राजनीति करना कहते हैं तो हम 100 बार ऐसी राजनीति करेंगे। और हम ऑन एयर कह रहे हैं कि हाँ, हम राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के दर्द के साथ खड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी को लूटने नहीं देंगे किसानों को। थैंक यू भाई वंशराज दुबे। मैं समझना चाहता हूं कि भाई आम आदमी पार्टी से क्या मतलब है इस तरह के आंदोलनों से? आपका तो उत्तर प्रदेश में अभी जनाधार का तो अभी कुछ लग रहा है कि कोई ऐसी बड़ा करिश्मा तो आप नहीं कर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के भीतर, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल भी यहाँ राजनीति करने आ रहे हैं। अरे आपको किसान पंचायत करनी तो दिल्ली में करिए ना, आप यूपी क्यों आ रहे हैं? ब्रिजेश जी, बाबा तुलसीदास की एक मुझे लाइन याद आ रही है, रामचरितमानस में जो दर्ज है कि बिना न मानस जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। आज जो लगभग 3 महीना हो चुका है इस आंदोलन को, 200 से ज्यादा अन्नदाता इसमें शहीद हो गया, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रहा है। आप बताइए, आप यहाँ पे बात हो रही है कि भैया राजनीति हो रही है इस आंदोलन को लेके, आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है। मेरा स्पष्ट आरोप है कि आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस देश में सुई से लेकर रोटी तक का भविष्य
उसका दाम राजनीति तय करता हो। और जब राजनीतिक फैसले एक तरीके से राजनीति के गलत फैसलों के कारण ऐसे काले कानून बन जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका विरोध होना तय है। आपने देखा कि किसान नाराज है तो आप उसकी अपनी राजनीतिक फसल काटने के लिए बिल्कुल नहीं। हमने पहले दिन से, जिस दिन ये सदन में काला कानून एक तरीके से ध्वनि मत से जब पास कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, उस दौर से लेकर आज तक आम आदमी पार्टी का नेता, विधायक, तो बताओ अरविंद केजरीवाल क्या सिर्फ एक पंचायत करने आ रहे हैं या कई पंचायत करेंगे? लगातार किसानों के साथ अभी तक हम लोग सड़क पर लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, सदन के अंदर लड़ाई लड़ रहे थे। अब महापंचायत के साथ पूरे देश में जहां भी एक ही करोगे ना, यूपी में क्या और करोगे? नहीं, बिल्कुल हर जगह करेंगे। उत्तर प्रदेश में तमाम पंचायतें करेंगे, हरियाणा में पंचायतें करेंगे, पंचायत पंचायतें करेंगे। इस सरकार का जो तरीके से गलत निर्णय सरकार ने ये कहो ना, मानो ना कि इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल राजनीतिक लाभ नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि भाई मेरे घर में भी तो किसानी खेती होती है। अगर ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, इस देश के अन्नदाताओं के लिए लड़ रहे हैं। और आपको जानकारी भी है कि शहर जो बसता है वो गांव से बसता है, और अगर गांव प्रभावित होगा तो किसान प्रभावित होगा, और किसान प्रभावित होगा तो उससे शहर भी अछूता नहीं रहेगा। ब्रजेश जी, हम भी परेशान होंगे, शहर में रहने वाले। क्या ये मान लें कि अरविंद केजरीवाल की डायरेक्ट एंट्री हो गई? नहीं, डायरेक्ट एंट्री नहीं, हम तो हमेशा लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में जितने भी मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितना भी कुप्रबंधन है उसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी हमला कर रही है। ब्रजेश सिंह जी, थैंक यू ब्रजेश सिंह जी। अभी मैंने देखा कि प्रियंका गांधी 2 किसान महापंचायतों को संबोधित कर चुकी हैं और कई आप लोगों की रैलियां आने वाले वक्त में पश्चिम उत्तर प्रदेश में लाइनअप हैं। आरोप आपके ऊपर भी लग रहा है कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस भी अपनी ज़मीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पश्चिम में आपके पास कोई ऐसा बड़ा जनाधार नहीं है, आपके समक्ष मुश्किलें हैं और आप इस आंदोलन की आड़ में अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। देखिए आदरणीय ब्रजेश जी, ये कांग्रेस पार्टी का नहीं, समूचे राजनीतिक सिस्टम का नैतिक दायित्व है इस समय कि हिंदुस्तान का 65% अन्नदाता 3 महीने से सड़कों पर बैठा है, और हमारे उन्हीं किसानों के बच्चे देश की सीमा पर खड़े होकर के देश की सुरक्षा करते हैं। इस सरकार ने न केवल दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया है, बल्कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो गई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी, जिसने हमेशा पहले दिन से 15 अगस्त 1947 के बाद जो पंचवर्षीय योजना थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, वो कृषि ओरिएंटेड ही थी। वही उसी में भाखड़ा नागल डैम और माता टीला, सरदार सरोवर और दामोदर बैली, सारे रेहन से लेके सारे काम, सिगड़ी का उर्वरक कारखाना। ऐसा आरोप इसलिए लग रहा है ब्रजेश जी, क्योंकि अगर इसके पहले आप कोई मूवमेंट प्रियंका गांधी चलाई होती तो समझ में आता कि भाई चलो पार्टी सही काज के लिए लड़ रही है, या आप अपने मुद्दे ढूंढ के लड़ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन की लहर की सवारी करना चाहती है किसान आंदोलन को फर्स्ट दिन से अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई जान ही नहीं रहा है। पहले दिन से कह रहे हैं कि कांग्रेस आंदोलन करवा रही है। हाँ, हमारा नैतिक दायित्व है किसानों के साथ खड़े होने का, और हमें गर्व है। और आप बहुत सही कह रहे हैं, अभी 19 तारीख को मथुरा में आदरणीय प्रियंका जी आ रही हैं, और वो हर 3 दिन के बाद एक किसान पंचायत संबोधित करेंगी, हर 3 दिन के बाद। यही तो कह रहा हूं कि किसान आंदोलन पे बैठा है बेचारा, और आप लोग राजनीतिक फसल काटने के लिए निकल चुके हैं। इस समय सबसे राइट टाइम है जब किसानों के साथ खड़े होकर के उसकी ताकत बनने की जरूरत है। किसान को तोड़ देना चाहते हैं। याद करिए 10,000 फौज खड़ी किया था। महेंद्र सिंह टिकैत जी को पगड़ी रखते थी कांग्रेस पार्टी के नेता, 12-12 मंत्री जाते थे, उनके चरणों में गिरते थे। इन्होंने रोने को मजबूर कर दिया उनके बेटे को 10,000 फौज खड़ा करके। तो कांग्रेस का नैतिक दायित्व है कि किसानों के साथ खड़े हो और इस 3 कानून से उसे आजादी दिलाए। आदरणीय प्रियंका जी ने कहा हमारी सरकार बनेगी, 3 कानूनों को हम वापस लेंगे। धर्मेंद्र मलिक, भारतीय किसान यूनियन के सीनियर लीडर और प्रवक्ता हैं। मलिक जी, स्वागत आपका। आप देख रहे होंगे कि जो अलख आप लोगों ने जगाई और जो आंदोलन शुरू किया, अपनी जान की कीमत, अपनी जान की बाजी लगाकर आप लोग डटे हैं मोर्चे पे। अब उसकी राजनीतिक फसल काटने के लिए कई लोग अपने अपने रथों पे सवार होके निकल चुके हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के भीतर। आपको लगता है कि इस किसान आंदोलन के जरिए विपक्ष अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और बीजेपी को कमजोर कर रहा है? नहीं, देखिए, प्रयास तो सब करते हैं ब्रजेश जी। आपने भी कहा है, इस देश का इतिहास भी है कि जब महेंद्र सिंह टिकैत जी का आंदोलन हुआ तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी देश में,
और आज तक लौट कर नहीं आई वो सरकार। तो जो भावनाएं होती हैं वो सरकार के खिलाफ तो निश्चित होती हैं। जब आप लंबे समय तक किसी को बैठाओगे, किसी वर्ग को नदारद करोगे, उसकी बात नहीं सुनोगे, तो ये निश्चित है कि उसका लाभ लेने का प्रयास सब लोग करेंगे। लेकिन हम इसमें कर भी क्या सकते हैं। लेकिन मेरा इन सब लोगों से ये भी कहना है कि भैया एक आध दिन हमारे पास भी बिताइए, कोई टेंट वेंट लगाइए दाएं बाएं। आंदोलन में जो मोर्चे लगे हैं वहां भी सही बात आवश्यकता आपने है कही। लोगों की। तो देखिए हमारा तो बिल्कुल अलग है, हमारा तो बिल्कुल ये है कि हमारा नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है। एक्चुअली आपके साथ हमारा तस्वीरें खिंचाते हैं आप, non-political मतलब movement है, आपकी और हम पार्टी के किसी के लीडरों साथ के मंच साथ भी शेयर नहीं कर रहे, और उसके तो बाद लोगों ने अलग-अलग ये डिजाइन कर लिया। मैदान में निकल जाते हैं। जी जी, तो वो कहीं ना कहीं सब ये है ना कि देखिए आज की तारीख में आंदोलन का दौर है। पिछले 6-7 साल में कोई भी सेक्टर खड़ा तो नहीं हो पाया। तो किसान की दो बातें होती हैं, जब उसकी जीविका पर संकट आता है और उसकी फिर वो रुकता नहीं किसी से, चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन उसको करना पड़े, और आंदोलन से वो हटता नहीं है। तमाम गर्मी सर्दी वो झेलता है, और खाने पीने का साधन तो उसके पास हर समय क्या आपको रहता है, लगता अपनी है खेती, कि अपना खाना। 2013 तो के दंगों के बाद मैं ये मानना सोशल बताना फैब्रिक चाहूंगा, टूट गया आपने था, कई चीजें कही जो थी। सोशल फैब्रिक खत्म हो नहीं, गया मैं था, ब्रजेश, वो अब वापस इस आंदोलन की वजह से अब सब एक हो रहे हैं, सब जातियों में एकता हो रही है, और जो 2013 का माहौल हुआ था उसमें अब परिवर्तन आ रहा है। आपको ऐसा महसूस हुआ? देखिए ब्रजेश जी, कुछ कुछ माहौल ऐसा है जैसा आपने तो मेरे से ज़्यादा देखा है। 1988 में जिस तरह से मेरठ में दंगे हो रहे थे, टिकैत साहब का आंदोलन था, तमाम अधिकारियों ने दुहाई दी, उनका दूसरा ही आंदोलन था कि माहौल ठीक नहीं है, माकूल नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि मैं दंगे वंगे सब देख लूंगा। उन्होंने एक नारा दिया था, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, तो वो दूरियां खत्म हो गई थी। उनके बाद ये दुर्भाग्य 2013 में हुआ, तो निश्चित रूप से वो चीज़ें तो खत्म हो रही हैं, ये तो मानना पड़ेगा। और मैं इसमें ये भी समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो पॉलिसी मेकर हैं उनको भी बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारा तो देखो किसी सरकार को अस्थिर करने के लिए तो हम यहाँ बैठे नहीं, हमारा तो बिल्लों से मतलब है। लेकिन मैं आपकी बात में थोड़ा बात ऐड करना चाहूँगा। आपने जो पश्चिम की बात कही है, ये बात पश्चिम तक नहीं है ब्रजेश जी, ये रुहेलखंड भी इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, और रुहेलखंड के साथ साथ जो अपना तराई है, तो क्या आने वाले पूरा दिनों जो में आप नक्शा लोग, है ये शाहजहांपुर तक आप जाता लोग है, नरेश लखीमपुर टिकैत या खीरी, राकेश पीलीभीत, टिकैत, शाहजहांपुर, या आप लोग कोई बड़ी पंचायत पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी प्लान कर रहे हैं? नहीं जी, 24 तारीख में नरेश टिकैत जी बाराबंकी में किसान पंचायत को संबोधित करेंगे, और 27 तारीख में हम एक कार्यक्रम उधम सिंह नगर में कर रहे हैं। उसके बाद एक तराई में पंचायत करेंगे, और फतेहपुर में भी एक पंचायत करेंगे। देखिए तो आंदोलन की फाउंडेशन है जो हमको तैयार करनी है जी। पंचायतें जो है हमारा बहुत पुराना मेहनत आप कर रहे हो और फसल अपोजिशन काट रहा है। राजनीतिक दल जो है, मेहनत आप कर रहे हो, पंचायत फसल लिखने अपोजिशन लगा। काट रहा है। अब देखिए ये तो आने वाले वक्त में तय होगा, लेकिन भाई ये जानते सब हैं कि काम कौन कर रहा है, कौन फील्ड में है, कौन मैदान में है, किसका क्या सहभागिता है। तो देखिए वो तो फिर मतदाताओं पे उन पे छोड़ देना चाहिए, वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा ये कहना है कि विपक्ष को ऑक्सीजन जरूर मिली है इस आंदोलन से जी। ऑक्सीजन नहीं, विपक्ष भी अपना काम नहीं कर पा रहा था। अब की बार जो हाउस हुआ उसमें कुछ बोला है, मिला है, उसमें जान पड़ी है, और सबसे मोटा हिस्सा आया है जी, जी। राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में। ओके, वीरेंद्र सिंह जी आ गए हैं इस डिबेट जी, में। भाई वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। ये बताइए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्या माहौल है? आपने देखा होगा कि जयंत चौधरी किस प्रकार से सभाएं कर रहे हैं, किसान महापंचायतें कर रहे हैं, और उनकी इस महापंचायतों में बेशुमार भीड़ आ रही है। फिर प्रियंका गांधी भी हमने देखा 2 रैलियां कर चुकी हैं, और अभी कल मैं देख रहा था, आप मुझे बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल भी 28 फरवरी को आ रहे हैं ऑफिशियली एक बड़ी किसान पंचायत को संबोधित करने। तो ये हो क्या रहा है पश्चिम में? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो धर्मेंद्र मलिक बैठे हैं, 2.5 महीने से ज़्यादा का समय इन लोगों ने सड़कों पर गुजारा है, और इनके आंदोलन को जितनी इसकी तारीफ की जाए, इनके हिम्मत की कम है। इस देश में जब ये लग रहा था कि बीजेपी के खिलाफ कोई राजनीतिक दल बोल नहीं पा रहा है, ऐसे में किसानों ने एक आंदोलन खड़ा करके संपूर्ण विपक्ष को एक ताकत दी, और जो गलत नीति है या जहां पर लोगों के मतभेद हैं वहां पर उन्होंने विरोध करने का एक तरीका निकाला और अपनी बात रखी। तो धर्मेंद्र मलिक और राकेश टिकैत और नरेश टिकैत, ये सब भारतीय किसान यूनियन की वो जान है
जो आज इस देश में किसान आंदोलन के रूप में सामने है। अगली पंचायत 24 तारीख को बाराबंकी में और 25 तारीख को बस्ती के मुंडेरवा में नरेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है, होने जा रही है। दूसरा, आपने कहा कि ये 3 लोग हैं इस पंचायत में जो इस समय तेजी से चल रहे हैं। कांग्रेस, प्रियंका गांधी 2 पंचायत कर चुकी हैं। देखिए, प्रियंका गांधी या कांग्रेस चाहे पंचायत करें और चाहे भोज करें और चाहे रैली, जनता ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आई का नाम बदलकर अब कांग्रेस गई रख दिया है। अब उसमें बहुत ज्यादा बदलाव होने के आसार दिखते नहीं है, तो कांग्रेस अपने लिए बहुत उम्मीद न पाले। ऐसा कह के आप ब्रजेंद्र सिंह का तनाव बढ़ा रहे हैं। नहीं, दूसरी बात बोले आप, बोले। दूसरी बात, ये जो राष्ट्रीय लोकदल जिसका आंकड़ा 0 है, लोकसभा में, विधानसभा में, सब जगह वो हार गए। असली जो उनका हैंडपंप सूख गया था, अब उसको जो 200 मीटर नीचे पानी चला गया था, अब उसको 10-20 मीटर पे पानी लग रहा है ना? हाँ, और भरपूर पानी के आसार हैं। अब इन्होंने हैंडपंप पे हमें लगता है ऐसा मोटर लगा लिए पानी निकालने के लिए। देखिए, जो धूप में जलेगा, सड़क पर उतरेगा, काम करेगा, बोलेगा, निश्चित ही उसको संसद तभी सुनती है जब सड़कें बोलती हैं। तो इस देश में जयंत चौधरी ने इस किसान आंदोलन में सबसे आगे आए, वो तो सबसे ऊपर उनको रहने का हक भी है। इसमें कोई शक नहीं कि जाटों ने जो उनको, उनकी पत्नी को, पिता को हराकर जो गलती की थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने, वो इसको न दोहराने की कसम खाई है। अब ये आने वाले वक्त में कितने दिन तक बना रहेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने की ओर है। और देश में जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर अगर देखा जाए तो लोग ये मान रहे हैं कि बीजेपी की जमीन खिसक रही है। तो आज जेपी नड्डा ने इसीलिए बैठक बुलाई है क्या दिल्ली? और विधानसभा के चुनाव इस बात के परिणाम सामने आएंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व चिंतित है, सरकार कंट्रोल कर पाने में नाकाम रही है। बॉर्डर पर जो स्थितियां बनी, राकेश टिकैत को रोना पड़ा, तो नुकसान तो बीजेपी का हुआ ही है। अभी और कितना होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अब केजरीवाल के आने से, हाँ, उनका मैं नहीं समझ पाया कि उनसे क्या मतलब इस आंदोलन से, यूपी में उनसे क्या मतलब? अच्छा, बीजेपी ने दिल्ली में कील ठोकवा दी तो केजरीवाल ने कहा चलो हम यूपी में खूंटा गाड़ेंगे। कील का जवाब अब खूंटे से। संजय सिंह पहले से ही लगे हुए हैं और बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशानी संजय सिंह और केजरीवाल से ही होने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सीधे सीधे बीजेपी के वोट बैंक पे डंट मार रही है। असदुद्दीन ओवैसी को लाने की कोशिश हुई थी। देखिए, समाजवादी पार्टी चुप भले है अखिलेश यादव, लेकिन वो सोशल रूप से, सामाजिक रूप से सक्रिय हैं। और जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा, समाजवादी पार्टी आएगी आगे। आंदोलन तो उनके चल ही रहे हैं। अभी महिलाओं का आंदोलन हुआ उनका 3 दिन पहले। तो ये ऊपर से महंगाई लगातार बढ़ रही है। केजरीवाल फैक्टर कुछ काम करेगा ऐसा लगता है आपको? देखिए, केजरीवाल का 200 यूनिट बिजली का जो बिल फ्री वाला आइडिया है, और दिल्ली में जो चल रहा है उनकी योजना, जो उनकी योजना महिलाओं को मुफ्त बस की यात्रा है, मोहल्ला क्लिनिक है, मुफ्त दवाएं, वो सब का यूपी के लोगों को नहीं चाहिए। यहाँ भी लोग लेंगे अगर मिलेगा। एक आदमी पर आप ये बताओ, अभी तक तो चलो सपोर्ट कर रही थी ये पॉलिटिकल पार्टीज, वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब ये आंदोलन में कूद गए हैं पॉलिटिकली, ये मेरा कहने का मतलब है। देखिए, आंदोलन में कूदना कोई बुरी बात नहीं है। ये किसान हमारे आपके परिवार के ही लोग तो हैं, और राजनीतिक लोग भी इसी उत्तर प्रदेश के, इसी देश के हैं, उनको इसी दल की मान्यता मिली हुई है, तो कोई ऐसी गलत बात नहीं है इसमें। अच्छा, मैंने अभी अमित पुरी से पूछा कि भाई आपके यहाँ इतने ताकतवर पश्चिम के नेता हैं, तमाम यशस्वी लोग हैं पश्चिम में, लक्ष्मी नारायण, संजीव बलियान, भूपेंद्र चौधरी, अशोक कटारिया, अश्विनी त्यागी, ये सब कहाँ हैं? देखिए ब्रजेश जी, इन सब समय का महत्व होता है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि महत्व किसका ज़्यादा है, कि खेत में सांप का और खानदान में बाप का,
और घर में खाट का और पश्चिमी यूपी में जाट का, इनका बड़ा महत्व है। अब इनके आगे ये लोग अपनी अपनी जान बचा रहे हैं, क्योंकि इनकी सीट तो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। बीजेपी विधानसभा चुनाव जब लड़ने जाएगी तो जो 325 सीट जीती हो पार्टी, अगर वो 150 के आसपास, 125 के आसपास अगर उसका सर्वे बताएगा तो वो कैसे सत्ता में लौटेंगे। मंत्रियों की सांस अटकी हुई है, इनका हलक सूखा हुआ है, हार जाएंगे। अरे भाई, सुरेश राणा तो पिछली सरकार में जेल तक काटे हैं, आरोपी थे मुजफ्फरनगर दंगे के। उन लोगों ने कितना बलिदान दिया है, और कहीं सरकार फिर चली गई तो विपक्ष उनके साथ क्या हसर करेगा। बीजेपी की जो राजनीति का तरीका है, आप तो डर फैला रहे हो वीरेंद्र जी। नहीं, मैं तो खाली ये बता रहा हूं कि भाई जो इन लोगों ने किया है वो इनके साथ भी हो सकता है जी, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके भाई, विपक्ष की आवाज को जब तक खुलकर बोलने का मौका मिलेगा इस देश में, तभी तो लोकतंत्र को लोग कहते हैं कि लोकतंत्र बेहतर है जनता के लिए। लेकिन जब विपक्ष डर जाएगा, देखिए हमारे देश में जितनी 12-11 चक्र की जो वार्ता हुई किसानों की, और उसके बाद जो पंचायत की नौबत आई, उस पर कहा गया है कि जहां मुंसिफ ही बिका हो वहां अदालत कैसी, और जहां प्रधान ही रूठा हो वहां पंचायत कैसी। और तेरे ऐबों का ब्यौरा कौन रखे, पंचायत भी तेरी, अदालत भी तेरी। समस्या यह है कि जिनको हल निकालना है वही नहीं तैयार हैं। तो अब इसके अलावा क्या रास्ता बचता है आंदोलन के अलावा? अच्छा, बीजेपी को यह लगता है कि देश में चाहे जितना महंगाई बढ़ जाए, चाहे जितना किसान सड़क पे खड़े हो, चुनाव हम ही जीतेंगे। जनता की मजबूरी है हमको वोट देना। हिंदू मुस्लिम तो है, नौकरी मिले चाहे ना मिले, लेकिन सरकार तो हम ही बनाएंगे। तो भाई अब इस देश के लोग तय करें अपना अपना हिसाब किताब। बहरहाल, साहित्य में कुछ चीजें आपको फिर सुनाता हूं कि गरीब रोटी मांग रहा है, किसान हक मांग रहा है, सरकार खून चूस रही है, चमचे अफवाह फैला रहे हैं, बेरोजगार भूखे मर रहे हैं, युवा संघर्ष कर रहे हैं, और मामा ने सिर्फ लोगों को मामू बनाया, विकास पैदा नहीं हो पाया, रोजगार ही बेरोजगार हो गया, और मेरे देश को देखो ये क्या हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई अमितपुरी जी, एक बड़ा सीधा प्रश्न है आपसे। अभी परसों जो कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए आप लोगों ने एक बड़ा अचंभे वाला फैसला लिया कि गन्ना की कीमतें आपने लगातार चौथे वर्ष में नहीं बढ़ाई। आज भी गन्ना 310 और 315 रुपये प्रति क्विंटल आपने उसको लॉक करके रखा हुआ है, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। जबकि आपने स्वयं ही पता है कि इस बीच पिछले कुछ सालों में 22% से ज़्यादा डीजल के रेट बढ़ गए, महंगाई बेलगाम है, यूरिया की दर बढ़ गई, कीटनाशकों की दर बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, मानव श्रम भी महंगा हो गया। उसके बावजूद आप गन्ने के दाम नहीं बढ़ा रहे हैं। क्या ये किसानों के साथ ज्यादती नहीं है? मुझे लगता है कि अपेक्षाएं जरूर होंगी और इससे इनकार भी नहीं है, लेकिन सरकार ने एक सम्यक फैसला लिया परिस्थितियों को देखते हुए। लेकिन चर्चा जब चल रही थी तो उस चर्चा के बीच में तुलसी बाबा को कोट किया गया, और तुलसी बाबा को तो कोट किया गया, लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन यह नहीं बताया गया कि किसान कानूनों को नोटिफाई करने वाले कैसे उसका समर्थन करने के लिए करने के बाद जवाब नहीं दिया कि गन्ना मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं बढ़ी। लॉबी का दबाव है, कारपोरेट के दबाव में आप 4 साल से किसानों के गन्ना का रेट नहीं बढ़ा रहे हैं। धारणा हो सकती है कारपोरेट के दबाव में, शुगर लॉबी के दबाव में आप गन्ना की कीमतें नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये सत्य मैं जान रहा हूं कि आप मेरे प्रश्न को इग्नोर कर रहे हो। नहीं, मैंने कहा ये आपकी धारणा हो सकती है, लेकिन आप मुझे कारण बता दीजिए क्यों नहीं बढ़ाया आपने। सरकार ने तमाम सारी परिस्थितियों का सम्यक कौन सी परिस्थितियां सम्यक परिस्थितियां डिफाइन करिए। ये कैबिनेट के सामने है, कैबिनेट नोट में होगा। कैबिनेट नोट की एक्सेस मेरे सामने नहीं है, आपके पास हो तो आप रीड आउट कर दे, मैं भी ज्ञानान्वित हो जाऊंगा। ये तो सरकार बताए ना क्यों कीमत क्यों नहीं बढ़ा रही है। सरकार सारी परिस्थितियां जो उसके सामने, मैं सरकार नहीं हूं, उसके आधार पर सरकार रूलिंग पार्टी के स्पोक्सपर्सन आप हैं। ये आपका दायित्व होना चाहिए कि डिबेट में आने से पहले आप सरकार से पूछते 4 साल से गन्ना की कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई। हेलो,
आवाज नहीं आएगी अब, है ना? नहीं, आवाज हमको पूरी आती है। आप दोहरा दीजिए, हम उन लोगों में से नहीं है जो पीठ घुमा के चले जाएं। पार्टी के प्रवक्ता हम होने के नाते मिस्टर यात्रा करने के बाद पुरी साहब 1 सेकंड, साल बेहाल का नारा देकर ताज के झूमर में साथ आप खड़े ये नहीं हो बता जाते देते कि मुझे 4 साल से बेहाली आपने गन्ना बताने की के कीमतें बाद क्यों हम नहीं उन बढ़ाई? लोगों में से नहीं है पूरी जो साहब, घाट से घाट तक की ओके, यात्रा करने ऑलराइट। के बाद पीठ दिखा एक सवाल लीजिए, एक सवाल लीजिए। आप शांत रहिए। टेक्निकल ब्रिजेश जी, मैं बात कर रहा हूं। ठीक कर एक दें, सेकंड। मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं ब्रिजेश जी। 4 साल से ऐसा कौन सा सम्यक विचार आप कर रहे हैं और किस कारपोरेट लॉबी, किस सुगर लॉबी का किसी कारपोरेट लॉबी का कोई दबाव नहीं पूरा है, कर लेने और दीजिए अगर पूरी। दबाव है तो आप बिल्कुल उसे सार्वजनिक करें कि इस कारपोरेट लॉबी के दबाव में यह फैसला लिया मुझे गया। ऐसा प्रतीत होता है और मैं आप आपसे नहीं अपेक्षा प्रतीत होता करूंगा तो कि आप आप बताइए। अगर गंभीरता के साथ इस विषय को रख रहे हैं, हाँ, मैं कर तो रखा आप हूं। बताएं कि मुझे लगता है कि आपने दबाव में फैसला किया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने दबाव में फैसला किया है। अलग बात है। आपने दबाव में ऐसा किया है। पूरी सारी कारण कि कारण भारतीय बताइए, जनता पार्टी कारण बताइए, कारण दलालों के साथ है। लेकिन अगर कोई तथ्य है जानते हैं भारतीय जनता पार्टी देश के दलालों के साथ है। तो तथ्य सार्वजनिक कीजिए, प्रतीत होने की बात नहीं है। नहीं तो आप प्रतीत सबको अलग अलग हो सकता है। अच्छा, तो आप मुझे जस्टिफिकेशन दे दीजिए कि 4 साल से अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप तो खुद एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, अगर 4 साल में आपकी तनख्वाह ना बढ़ाऊं, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। अभिप्साएं हो सकती हैं, लेकिन परिस्थितियों पे अब अभी अपने पे आपने बात आई देखा, तो टोन बदल कोविड कार्यकाल के अंदर ओके, डीए IP को सिंह। फ्रीज किया गया। थैंक तमाम यू। बार ऐसे निर्णय शुक्रिया होते हैं आपका। भाई IP सिंह, कोविड कार्यकाल 4 के साल से अंदर गन्ना किसानों विधानसभा का रेनोवेशन हो रहा है। जस्ट वेट प्लीज। कोविड कार्यकाल के थैंक अंदर यू। 2000 करोड़ ओके, रुपए एक का सेकंड, सदन रोहित रुक बन रहा जाओ, है। रोहित रुक जाओ। डिबेट को हम संयमित गन्ना किसानों के लिए कोविड डिबेट को कार्यकाल याद संयमित आता है तरीके से आपको? चलाने अगर दीजिए। आप विधानसभा का रेनोवेशन चल रहा है, कोविड कार्यकाल याद IP सिंह आता बोलेंगे। है। समय में भी IP उत्तर सिंह आने की बोलेंगे। दिक्कत नहीं आएगी। ओके, IP सिंह भाई, मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसे नहीं, क्या ब्रिजेश जी कारण से है? पूछिए, क्या सिर्फ विधानसभा IP का सिंह बोलेंगे? रेनोवेशन चल रहा है, क्या सम्यक कोविड विचार कार्यकाल सरकार नहीं कर याद आ रही रहा है है? कि 4 सालों से गन्ना की कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही? अरे उनसे पूछ रहे हैं जिनके राज्य में IP 18 डीएम को रिकवरी नोटिस के लिए हाई कोर्ट ने तलब किया था गन्ना किसानों और पे, आपकी भुगतान न सरकार होने पे पिछले उनसे 2 आप साल पूछ से रहे हो। किसी भी चीनी मिल मालिक पर FIR नहीं कर रही है। ये उनसे कारपोरेट का पूछ दबाव रहे है हैं आपके जिनके ऊपर। राज्य में IP सिंह 18 बोलिए। हाई कोर्ट ने IP तलब सिंह- किए थे। ओके, सिर्फ कि IP सिंह गन्ना बोलेंगे। किसानों के भुगतान न होने डोंट पे। इंटरप्ट प्लीज। वो यस, क्या IP सिंह बताएंगे? बोले। अरे भाई, ये शहरी अरे शहरी और- शहरी सिर्फ लोग IP गन्ना सिंह। किसानों पर आंसू जब बहाते हैं तो तकलीफ होती है। इन्हें क्या पता कि गन्ने की गुड़ाई कब होती है, गन्ना लगता कब है। अरे 15,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है। 4 वर्ष 2017 में जब मठाधीश आदित्यनाथ की सरकार बनी तो उस समय 48-49 रुपए एक बार डीजल की अमित कीमत पुरी जी, आई थी। आपका माइक बंद है, आप कृपया वेट करें डीजल अपने की पक्ष कीमत कहां है? डिबेट को आप संतुलित चलने दें। सोचिए कि महंगाई किस कदर बढ़ी है और ये कतई इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इस सरकार ने स्वीकार किया कि 10 महीने के अंदर 2.5 लाख परिवारों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। और जब लगा कि योगी IP सिंह, एक आरोप है आपकी पार्टी पर, एक आरोप है। शर्मा जी, IP सिंह प्लीज। आज धमके लखनऊ तो आनंद IP सिंह, फानन में एक आरोप है। आनंद फानन में आप 2.5 राष्ट्रीय लाख लोकदल की आड़ में वापस समाजवादी पार्टी करने का पश्चिम आदेश उत्तर प्रदेश जारी में किया पॉलिटिक्स गया। कर रही है। आप RLD की आड़ में खेल रहे हैं, सामने से क्यों नहीं खेल रहे हैं? देखिए, प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी है समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश का बच्चा जानता है कि समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बनाने जा रही है और इसीलिए हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि चाहे बेरोजगार हो, चाहे थैंक यू वंचित कूल डाउन। आप इतने उद्वेलित और उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? आराम से अपन बात कर सकते हैं। सबके साथ खड़े हैं, हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। खड़े हैं, हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। थैंक यू। रोहित अग्रवाल बोलेंगे। रोहित, 4 सालों से गन्ना की कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही और हमारे दोस्त अमित पुरी का कहना है कि सरकार ने सम्यक विचार के उपरांत ये निर्णय लिया है। तो क्या कोई दबाव है या नहीं है? यस, रोहित गोयल, रोहित बोलेंगे। थैंक यू। ओके रोहित, गो अहेड। ब्रिजेश जी देखिए, ये वही सरकार है, ब्रिजेश जी ये वही सरकार है जिसने 2014 में खुद कहा था कि गन्ना किसानों का रेट 400 रुपए होना चाहिए। जब वोट लेना था तब गन्ना किसानों का रेट 400 रुपए होना चाहिए था और 4 साल से आप सरकार के अंदर है और आप गन्ना किसान का रेट नहीं बढ़ाते हैं। आप देखिए, पूरी तरीके से डीजल का रेट बढ़ा,
पेट्रोल का रेट बढ़ा, बिजली का रेट 2 गुने 3 गुने हो गया, डीएपी का रेट बढ़ाने का इन्होंने काम किया, इन्होंने यूरिया के बोरी में से 5 किलो चोरी करने का काम किया। गन्ना किसानों का नाम आते ही इनके सांप सूख जाता है। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन क्या होता है ये? मतलब आपने मजाक बना दिया किसानों का। आप किसानों को आत्महत्या करने में मजबूर करना चाहते हैं। आप चला रहे थे यूपीए 1। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे मुझे नहीं पता जी क्या हो गया, क्यों नहीं बढ़ा रेट। अरे भाई आपको नहीं पता तो क्यों आते हो भैया डिबेट में? जब आपको यही नहीं पता कि आपकी सरकार कर क्या रही है तो क्यों आते हो? सब कुछ कोविड प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल में FIR लिखोगे, कोविड प्रोटोकॉल में 144 लगाओगे विपक्ष के लिए, किसानों के लिए। हाँ रोहित गोयल। नहीं, और आप ये समझिए जब मतलब सरकार को कुछ करना होगा, सरकार को कोई रैली करनी होगी तो कोई कोविड प्रोटोकॉल नहीं है। आप कलकत्ता में जाके वहां पे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, कोई कोविड प्रोटोकॉल नहीं है। यहां विपक्ष अपनी आवाज उठाएगा, किसानों के साथ खड़ा होगा तो आप कहेंगे राजनीति कर रहा है जी। अरे किसानों को मार के खा लोगे क्या? किसानों को बर्बाद करने का काम कर रहे हो, किसानों की फसलें लूटने का काम कर रहे हो, किसानों का काम कर रहे हो, उद्योगपतियों बिल लेके आए हो, किसानों के बिल लेके आए हो। कौन कह रहा है? कौन रोक रहा है किसानों वाले हैं? आप बिलों के अंदर झूठ बोल रहे हो, आपके सहयोगी दल छोड़ के भाग रहे हैं आपको, आपके विधायक, आपके सांसद किसानों को फेस करने को तैयार नहीं है। पर ये कह रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं ये रोहित, घूम रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में। किसी की हैसियत है चला जाए जनता के पास? कैसी विधायक की हैसियत हो, मैं पानी उठा के अभी पश्चिम जल उठा के कह रहा हूँ, किसी विधायक और सांसद की हैसियत हो, चला जाए ये बहुत गंभीर बात कर रहे हो। बताएगी क्या हाश करेगी? नौगांव साहब ठगने का काम कर रहे हो, जनता का वोट लेकर ठगने का काम कर रहे हो, लूटने का काम कर रहे हो, पश्चिम आप उत्तर पेट्रोल प्रदेश पे लूट रहे हो, युवाओं को बर्बाद कर रहे हो। अरे बुलंदशहर में शुक्रिया। और ऐसी स्थिति में आप बात करते हो कि हम राजनीति क्यों कर रहे हैं? तो आप किसानों की बात कर रहे हो, किसकी बात करें? गठबंधन के नाते आप लड़ रहे थे। थैंक यू। ओके ऑल राइट। पश्चिम उत्तर प्रदेश का मैंडेट मिल गया आपको ना? बिल्कुल लड़ रहे थे, थैंक यू, बिल्कुल लड़ रहे थे और बिल्कुल हम कह रहे हैं आप दोनों कृपया रुकिए, आपने माननीय कृपया रुकिए। डिबेट सिस्टमैटिकली बढ़ेगी, बदला लेगा। इनमें से कोई नहीं बोलेगा, ब्रजेंद्र सिंह बोलेंगे। भाई ब्रजेंद्र जी, जी, आप तो खुद गन्ना किसान हो, एक बार आपने बताया था कि गोंडा में आपने खुद किसी मिल को गन्ना अपना दिया था, उसका भुगतान नहीं हुआ। मैं आज आपसे फिर 2 महीने बाद पूछ रहा हूँ, क्या गन्ने का भुगतान हो गया? वही तो मैं कहना चाहता हूं आदरणीय रोहित, शांत हो जाओ, बोलने दो उनको। वही मैं कहना चाहता हूं कि 15 दिन में भुगतान की बात हुई थी। 31 दिसंबर 2019 से पूरे गोंडा की, बजाज की, कुंदुरकी में चीनी मिल का 1 पाई का भुगतान 15 महीने से नहीं हुआ है किसी किसान का। और कोई भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि मुंह नहीं खोल रहा है। आदरणीय अमित पुरी जी कह रहे हैं कि कोरोना के चलते हम गन्ना का मूल्य नहीं बढ़ा पाए। 16,000 करोड़ रुपए का विमान खरीद लिया मोदी जी ने पूरे दुनिया घूमने के लिए, और 20,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा बन रहा है पार्लियामेंट के सौंदर्यीकरण करने के लिए। अरे 0.5% पैसा नहीं होता हमारे अन्नदाताओं का। गन्ना जो 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर का बकाया प्रस्ताव 0.5% भी नहीं होता है। आदरणीय अमित और मोदी लागू करे भगवान से डरिए। तोहरे माध्यम लोगों ने ये 27 साल का नारा देकर आंखों में धूल झोंकने वाला है। मीरा कुमार करे तो ठीक, भगवान मोदी लागू करे तो गलत। भगवान से रमकोला कांड याद है? माफ नहीं करता। रमकोला याद है? अरे रमकोला याद है कि नहीं? देवरिया का रमकोला कांड याद है? याद है, आपके समय में ही हुआ था। किसानों का भुगतान हो गया था, रमकोला कांड क्यों हुआ था? देवरिया का रमकोला क्यों हुआ था? भी करके नहीं आते, आपको तो जानकारी भी नहीं है। हाँ, इनको कैबिनेट बाई मैं खुद गया था जेल में, जब लोग बंद थे किसानों से मिलने में खुद गया था। जब रमकोला कांड हुआ था। आप किससे बात करेंगे किसानों के बारे में? हमारा 15 महीने का खुद का, गोंडा के किसी किसान का 15 महीने से 1 पाई का भुगतान आदरणीय ब्रजेश जी नहीं हुआ है। और ये 16,000 करोड़ रुपए का विमान, 20,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा। अरे अन्नदाताओं के ऊपर रहम करिए भैया, थैंक यू, रहम करिए। पेट भरते हैं, थैंक यू, अन्नदाता है हमारे देश। शुक्रिया आपका, धन्यवाद धन्यवाद। भाई वंशराज दुबे, मैंने देखा कि संजय सिंह नरेश टिकैत का पैर छू रहे हैं। कौन सी रिश्तेदारी है भैया? इसका मतलब कि टिकैत फैमिली से आपकी कोई सांठगांठ है?
नहीं देखिए ब्रजेश जी, सम्मान देना कोई बुराई थोड़ी अच्छा, ना है। अचानक से सम्मान, अचानक से इतनी नहीं, मोहब्बत, वाह भाई वाह। ऐसा नहीं, देखिए ऐसा नहीं। आज अभी आपका चैनल दिखा रहा था, और ये संजय सिंह 15 दिन के भीतर 2 बार टिकैत से मिल चुके हैं, नरेश टिकैत से। संजय सिंह जी भी इसलिए मेरा आरोप है कि संजय सिंह और संजय सिंह जी भी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। वो भी एक किसान के बेटे हैं आदरणीय ब्रजेश जी, या तो हम किसान के बेटे, किसान के बेटे थे तो कानून और देश के नेताओं का पैर छूना बुराई नहीं है, लेकिन देश के दलालों की गोदी में बैठ के बड़े बड़े फैसले ले लेना, देश के दलालों की गोदी में बैठ के बड़े बड़े फैसले लेना, वो आम आदमी पार्टी का नेता नहीं है। ये जो देश के दलालों की ऐसी भारतीय जनता पार्टी है, तो देश के दलालों के लिए लगातार खड़ी हुई है, देश के दलालों के हित में काम कर रही है, देश के नेताओं को लात मारने का काम कर रही है। आज सीमा पे देश के लाल का बेटा बैठा हुआ है और देश के नेता किसानों से गुहार लगा रहा है, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। ये भाषणवीर लोग हैं, ये भाषणवीर लोग हैं। संजय सिंह नरेश टिकैत के पास क्यों बार-बार जाते हैं? बिल्कुल जाएंगे, एक बार नहीं 1000 बार जाएंगे। संजय सिंह जी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, एक किसान के बेटे हैं, एक किसान का बेटा है, किसान का एक किसान नेता के दर्द को समझ सकता है। कैसे बात कर रहे हैं आप? हम देश के दलालों को मिलने थोड़ी जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के दलालों के साथ बैठक कर सकती है, तो हम देश के किसानों के साथ बैठक नहीं कर सकते? ये कौन सी बात है? टिकैत फैमिली का आम आदमी पार्टी से कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है या तो स्वीकार कर लो। नहीं, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। हमारा सम्मान देना हमारा फर्ज है। अरे पैर छू रहे जाके, अचानक से कहां से मोहब्बत जग गई? अचानक से नहीं, लगातार मैं कह तो रहा हूं, देश का वो संजय सिंह किसान के एक बेटे हैं, इसलिए किसान का दर्द समझते हैं। इसमें कौन सी बड़प्पन है? दिया केजरीवाल नहीं, ये देखिए, ये लोग देश के दलालों के साथ बैठ के बैठक कर सकते हैं भाई, तो हम देश के किसानों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो क्या इसमें दिक्कत आ रही है? पैर छू के पटाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, पैर छू के सम्मान देने की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। संजय सिंह जी से बड़े हैं नरेश टिकैत जी, इसलिए उनको सम्मान देना, और सम्मान देने में कौन सी बुराई है? हम अगर देश के अन्नदाता का पैर छू रहे हैं, देश के किसानों का पैर छू रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसानों का, तो इसमें क्या बुराई है? वो जो हमारा पेट भरता है उसको सम्मान देना बुराई है, और देश के दलालों को जो सम्मान दे रहे हैं उसमें क्या बात? थैंक यू, प्लीज वेट। धर्मेंद्र मलिक, शुक्रिया आपका, शुक्रिया धर्मेंद्र मलिक। इस बात को मानने में कोई कठिनाई है आपको? नरेश टिकैत से संजय सिंह जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, वो 2 बार मिल चुके हैं, एक बार रैली के महापंचायत के दौरान और एक बार वो कल गए थे मिलने। क्या कुछ राजनीतिक तौर पर टिकैत फैमिली और आम आदमी पार्टी के बीच पकड़ा है क्या? नहीं देखिए ब्रजेश जी, वो तो घर है, घर सबका होता है, और सिसोली तो किसान की राजधानी है, वहां तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चले जाए उनकी भी कोई वो थोड़ा है भाई। घर पे कोई आएगा, सबका स्वागत सत्कार करना पड़ता है। लेकिन एक बात टिकैत साहब ने कही है कि देखो भाई, पॉलिटिकल हम किसी को कुछ नहीं करते, आप आए ठीक है, लेकिन आप जो है अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारे पास वीडियो है धर्मेंद्र मलिक, जिसमें संजय सिंह नरेश टिकैत का पब्लिकली पैर छू रहे हैं। इसके बड़े राजनीतिक मायने, ये पॉलिटिकल लोग ऐसे किसी का पैर नहीं छूते हैं पब्लिकली, आप समझिए बात को। ये तो बहुत ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जी जो रोज पैर छू रहे आके वहां पे, क्षेत्रीय लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, वो कुछ निकालना चाह रहे होंगे, लेकिन देखो हम किसी के लिए अपील करने वाले नहीं है, वो बात का विषय है। मेरा कहने का विषय ये था, अभी जो अमित पुरी जी कह रहे हैं वो सुन नहीं रहे। गन्ने की जो बात आई थी, आपके टीवी के पास ही सूर्य प्रताप शाही जी का एक टेप होगा जिसमें उन्होंने पहली बार जो है आपकी डिबेट में कहा था कि भाई 450 रुपये मिलना चाहिए। मैं बस 2 बातें रखना चाहता हूं। आपने कॉरपोरेट वाली बात कही है, उत्तर प्रदेश में 90 रुपये बिजली का दाम हुआ करता था जब ये सरकार आई थी, और आज जो है 170 रुपये है। गन्ने का रेट 10 रुपये बढ़ा है पूरे इनके कार्यकाल में, आज तक 1 रुपया बढ़ा नहीं, यानी कि 90 रुपये से 80 रुपये, यानी कि डबल के करीब बिजली बढ़ गई, 50% से ज्यादा डीजल बढ़ गया। तमाम खर्च बढ़ जाने के बावजूद भी गन्ना मूल्य का मतलब बढ़ा क्यों नहीं? तो इसके पीछे 2-3 कारण है। देखिए, एक तो जो अफसर है ना योगी जी के, वो उनको समझा देते हैं, और जो वो समझा देते हैं वो मान लेते हैं। पिछली 3 मुलाकातों में मैंने उनको देखा है कि उनको एक डर है कि अगर आप शुगर फैक्ट्री की बात नहीं सुनोगे तो ये शुगर मिल बंद कर देंगे। मैं आपके टीवी के माध्यम से कहता हूं कि 50 रुपए की भी अगर उत्तर प्रदेश की सरकार बढ़ाती है तो एक भी शुगर मिल बंद होने वाली नहीं है। कैलकुलेशन करके आपने टीवी पर आप आंकड़ा बता सकता हूं कि कितना फायदा इनको मिलने वाला है इस सीजन में। दूसरा मैं आपको बताऊं कि एक बहुत कॉरपोरेट के दबाव के, देखिए खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने चीनी मिल के चीनी के रेट 32 रुपए करने की फाइल भेज रखी है पिछले 4 महीने से, और वो कमेटी कैबिनेट में अप्रूवल के लिए है।
आज किसान का रेट आज की चीनी के रेट के आधार पर तय कर दिया। अब देखना 15 दिन बाद में वो फाइल अप्रूव हो जाएगी और चीनी का रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, जिससे किसानों पर गन्ने का रेट बढ़ाने का दबाव खत्म हो गया। इन्होंने उसको तय कर दिया तो उसका सीधा फायदा कॉर्पोरेट को मिलने वाला है। तमाम पैकेज कॉर्पोरेट को दिए जा चुके हैं। मुझे तो ये मिली भगत नहीं तो और क्या कहेंगे। और पिछली एक खबर सरकारों मैं में आपको और दे धर्मेंद्र दूं मलिक जी कि अभी अगर जो है समय पर भुगतान इस्मा ने नहीं होता रिट था की थी तो चीनी मिल के मालिकों पर एफआईआर होती थी और एफआईआर होने के हफ्ते भर के अंदर वो पैसा चुका देते थे जी। अब तो मैं देख रहा हूं एफआईआर का चलन ही बंद हो गया है। जी 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 नहीं, एफआईआर देखिए वो कॉर्पोरेट गठजोड़ी तो है। मैं यही तो कह रहा हूं जी, ये जो कानून है गन्ना है, आप इसको आपसे जोड़ना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देखिए एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। हम ये कहते हैं कि जिस तरह से जो है आज शुगर मिल के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होती, इसी तरह से एमएसपी अगर कोई नहीं देता तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। 10,000 करोड़ आपको कानून बनाना पड़ेगा। पिछले ये लिंक है, गन्ने को भी इफेक्ट करता है, इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं ब्रजेश जी। लगभग इस सत्र का चालू सत्र सीजन का पेराई सत्र का बकाया हो चुका है। आप सोचिए कि किसानों का इतना बड़ी तादाद में इतना ह्यूज अमाउंट ये कारपोरेट दबा कर बैठा हुआ है और हम इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं और आप किसान इसे है ऐसी होने की भी बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। मेरे पास डिबेट में समय खत्म हो चुका है, किसी और दिन इस पर चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और बहनों भाइयों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य के गवाह बनने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।